गुड मॉर्निंग। पहले तो लिस्टिंग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जोड़ेंगे। लेकिन आज की लिस्टिंग इस समय जितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था उतनी अच्छी लिस्टिंग हुई नहीं वैसे। थोड़ा मार्केट का भी मूड माहौल उस हिसाब से है, लेकिन एकम ड्रग्स की लिस्टिंग 10% प्रीमियम के साथ इस समय इशू प्राइस के ऊपर। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में कविता जैन और राजेश पाल भी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं, और उनके अलावा निर्मल बैंक से विकास सालुंके और 5paisa.com के रुचित जैन जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में दो खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। पहले वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया से होगी एक खास बातचीत, और उसके बाद केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से मार्केट टेक्निकल्स पर करेंगे बातचीत। चलिए फिर एक बार मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी वापस कोशिश कर रहा है डे हाई की तरफ बढ़ने की, और उसको सपोर्ट कर रहा है निफ्टी आईटी। आज की बड़ी पॉकेट निफ्टी आईटी, आई थिंक मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा है आज रात को शायद नैस्डैक में एक बड़ी रैली हो, उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स जहां सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग कल हुई वहां पर सबसे बड़ी रैली। 1000 पॉइंट ये इंडेक्स ऊपर है। बैंक निफ्टी डीआई से काफ़ी नीचे है, लेकिन मार्केट को सपोर्ट इस समय कर रहा है तो वो है निफ्टी आईटी। और अगर आउटसाइड द इंडेक्स आप देखेंगे तो आज का पॉकेट ऑफ द डे है रियल एस्टेट। बीरो जैम रियल स्टेट में मूव अच्छा है, और आईटी के पिछले 20 मिनटों की जो शॉर्ट कवरिंग है निफ्टी को एक पुश प्रोवाइड करते हुए नाउ इट्स 24346। आपने छोटी सी समरी समझी। अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं, और फ्रेश पर्सपेक्टिव विकास सालुके जी और रुचित जैन जी का है। विकास जी गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो मेरा पहला कॉल रहेगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर एक अच्छा यहाँ पे सेटअप देखने मिला, हालांकि कल भी हमने देखा कि अच्छी रिकवरी उस स्टॉक में देखने मिली थी पूरे दिन में। तो मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1270 के टारगेट के लिए मुझे लगता है अपसाइड अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 1280 का एक इम्पोर्टेंस 1180 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो उस सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के 1270 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर यहाँ पे बाय करना है। दूसरा मेरा कॉल रहेगा एसआरएफ। एसआरएफ में एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल रही है। कल भी हमने देखा था कि जाते जाते ये भी काउंटर में एक एंडिंग में लास्ट के हाफ एन आवर में एक अच्छा बाइंग ब्रेकआउट देखने मिला है। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में 2670 के आसपास के टारगेट एसआरएफ में मुझे लगता है वापस आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 2480 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो वहां पे स्टॉप लॉस करके एसआरएफ भी यहाँ पे बाय कॉल लेके। ओके, एसआरएफ भी आपकी एक बाय कॉल है। अच्छा, अब ये दो ट्रेड्स आपके हो गए यहाँ पे। अब आगे पिक करते हैं। कविता जी आपके दो ट्रेड्स। या वीरेंद्र जी, शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव बन रहा है। आप बलरामपुर चीनी लिए थे, मैं एक मार्क किए थे। वही कैश काउंटर ईआईडी पैरी में भी एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 775 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा 790 805 की तरफ। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। अनदर एक अग्रेसिव कॉल होगा अदानी ग्रुप में। अदानी एंटरप्राइजेस में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 3130 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 3190 3250 के प्राइस टारगेट की तरफ अदानी एंटरप्राइज पर एक मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 3100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, अब चलते हैं राजेश पालवे जी के पास। राजेश जी, क्या ट्रेड्स पिक किया आपने इस समय? तो अनुज जी, पहला स्टॉक आरती इंडस्ट्री पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल आज देखने को मिला है, और जिस तरीके से केमिकल स्पेस में एक मोमेंटम बना हुआ है आरती इंडस्ट्री में, हमें लगता है ये एक अच्छा पोजीशन है। स्टॉक यहाँ पे डेली सेटअप पे स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ पे हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें, इसमें 760 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 760 765 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्री फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 728 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है एशियन पेंट्स का। ये स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट पे बड़े कंसोलिडेशन का देखा था। स्टॉक इस वोलेटाइल मार्केट में भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एशियन पेंट में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 3170 3180 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3105 के आसपास। ओके, चलिए अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।
अब दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड, मेरी पहले पिक रहेगी एफएमसीजी स्पेस में से एचयूएल पे। सो आई थिंक एफएमसीजी एज ए सेक्टर आप देखेंगे तो इस वॉलेटाइल टाइम्स में रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ ये नो सेक्टरल इंडेक्स पे दिखा रहा है। एचयूएल ने भी अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं किए ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के करेक्शन में। सो आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। मार्केट्स वेदर मूव रहे या कोई करेक्शन अगर इनकेस वापस रिज्यूम होता है तो भी आई थिंक रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस आपको एचयूएल में कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 2660 जो 20 EM है उसके नीचे की ये स्टॉप लॉस है, 2660 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 2900 के टारगेट्स के लिए। और मेरी दूसरी पिक रहेगी अल्केम लैब्स में खरीदारी की सलाह। सो एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज के थ्रू ये स्टॉक रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, और एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के जस्ट वर्ज के ऊपर है। सो आई थिंक यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो अल्केम लैब्स में खरीदारी करें, 5270 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 5560 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए ये इस समय की ट्रेड्स। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया जुड़ गए हैं, जो करीब 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, देश के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट में माने जाते हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। आपने ये काफ़ी फेजेस देखे हैं मार्केट में इस तरीके के, जो अभी हो रहा है यूएस मार्केट में, जो जापान में हो रहा है, कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। ऑब्वियसली हमारी मार्केट में शायद अब उस लेवल का फियर नहीं है जो पिछली बार था, लेकिन फिर भी किस तरीके से देखें इस पूरे फेज को? नहीं, सो अनुज जी, ये जब भी वैल्यूएशन महंगा हो जाता है तो एक तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है। तो किस कारण से सडनली वो मार्केट में नर्वसनेस आता है, वो हरदम है ना अंतर आते रहता है। पर एक उसी का दिशा है कि पूरे ग्लोब में मार्केट में वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, रिटर्न बहुत अच्छे मिले पिछले 3 साल में। तो फिर कई कारण आ जाते हैं जहाँ पे ना मार्केट को थोड़ा नरमी आ जाती है। अभी जैसे जापान कैरी ट्रेड का हो गया, वहां पे ना काफी बड़ा मूव आया। जब जापानीज येन में देखे तो पिछले 1 महीने में 10% का अप्रिसिएशन आ गया जापानीज येन में। दूसरा है ना संकेत आ रहा है कि हो सकता है यूएस इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये सब कारण हो जाते हैं, पर वैल्यूएशन यदि महंगे हैं तो कुछ ना कुछ कारण से मार्केट फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होने लग जाता है, वैल्यूएशन थोड़े कम होने लग जाते हैं। या तो प्राइस करेक्शन से आ सकता है या टाइम करेक्शन से आ सकता है। मेरा अनुमान है दोनों देखने को मिलेगा, प्राइस करेक्शन भी देखने मिलेगा, टाइम करेक्शन भी देखने मिलेगा। ओके, अच्छा सर, एग्जैक्टली अभी ये तो इंडस्ट्रीज की बात हो गई और ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप में हम कैसे बिहेव करेंगे। इस डिप को, जो कि आई थिंक लगभग 1000 पॉइंट का था, आपने कैसे रीड किया? मतलब इस प्राइस पर वो चीज़ जो कि पहले अनचेजेबल हो गई थी अब अप्रोप्रिएट लग रही है। हालांकि डिप उतना नहीं था, आई मीन हार्डली टुवर्ड्स आई थिंक 50 जब हम रिट्रेस हुए, बट रीजनेबल इस प्राइस पे ज्योतिवर्धन जी क्या है चेज करने लायक? हाँ, तो थोड़ा डिप आया था विजेंद्र जी, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम सस्ता हो गया था बाजार। पर हम लोग जैसे कल भी थोड़ी खरीदारी कर रहे थे, हम लोग करीब 17-18% कैश पे बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा कल लिए थे, कई शेयर्स में ना थोड़ी नरमी आई थी, वहां पे लिए थे। तो अभी देखे तो क्या सस्ता लग रहा है, वो 2-3 सेक्टर है जहाँ पे ना करंट अर्निंग्स इतने अच्छी नहीं है। जैसे एक है बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर शायद एक सेक्टर है जहां पे ना यदि अपने पिछले 10 साल के वैल्यूएशन को देखें तो वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं, वैल्यूएशन महंगे नहीं लग रहे हैं। वहां पे निम्स का प्रेशर है, डिपॉजिट ग्रोथ का प्रेशर है, और इसी के कारण ये वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो हम लोग का अनुमान है इस वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और बैंक एक जगह है जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। हम लोग का जो स्टाइल है सी यूज का, उसमें हम लोग है ना ज्यादातर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स लेते हैं। हम लोग का पेशेंस ज्यादा है, हम लोग कुछ अगले है ना थोड़े हफ्ते में ही नहीं रिटर्न चाहिए, हम लोग को तो अगले 1 साल में रिटर्न चाहिए। तो हम लोग थोड़ा जल्दी लेते हैं, जो आउट ऑफ फ्लेवर रहता है वही सेक्टर लेते हैं। तो बैंक एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग है ना बाइंग कर रहे हैं, और कल भी थोड़े बैंक्स में ना नरमी आई थी तो बाइंग का मौका मिला था। ओके, अच्छा ज्योतिवर्धन सर, जैसे कि आप बिल्कुल सही है, आई मीन आप साल भर में आई थिंक देखते हैं कि भाई मेरी पिछली इन्वेस्टमेंट ने किया क्या। ये अर्निंग्स इस बार की आपको केमिकल्स में लगी कैसी? बाजार ने केमिकल्स में अच्छा इंटरेस्ट शो किया है बीते 2 महीने में, सीरियस बाइंग विजिबल है, स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। आप लोग थे उस बायस की लिस्ट पे? नहीं, तो पिछली बार शो में मैं बोला था कि केमिकल्स हम लोग के रडार पे है, क्योंकि केमिकल कई दिन से ना अच्छा नहीं किया है। वहां पे थोड़ा रिकवरी आ रहा है, क्योंकि जो है ना स्टॉकिंग लेवल था डीलर्स पे वो कम होते जा रहा है।
पर अभी भी इतना जोर का डिमांड ग्रोथ नहीं है। तो हम लोग अभी तक बड़ा बाइंग नहीं किए, थोड़ा केमिकल स्टॉक्स लिए हैं और नीचे के भाव में लिए थे, पिछले 1 महीना में ऐड नहीं किए। नतीजे इसके खास अच्छे नहीं आएंगे, वो तो मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन था। अभी सबका वही अनुमान है कि यहाँ पे रिकवरी कब आएगी, अगले क्वार्टर, 1 क्वार्टर, और हम लोग का अनुमान है कि एंड ऑफ द ईयर तक समझिए नवंबर दिसंबर तक ही है ना कुछ सॉलिड रिकवरी आएगी। तो हो सकता है मार्च क्वार्टर अच्छा रहे। तो हम लोग का बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी है केमिकल्स में, जहाँ पे ना यदि शेयर प्राइसेस काफी गिरे तो वो केमिकल स्टॉक्स लेंगे। अभी भी केमिकल स्टॉक सस्ते हो गए पिछले साल के कंपैरिजन में, पर ऐसा कोई सस्ते सस्ते नहीं है, अभी भी काफी महंगे स्टॉक्स है। तो कहीं पे जहां जहां सस्ते स्टॉक्स मिल जाते हैं वहां पे हम लोग है ना बाइंग कर लेते हैं। अच्छा, पॉसिबली मेरा आखिरी सवाल इस समय आपसे, आईटी शेयरों पर आप क्या करें? क्योंकि देखिए बहुत क्लियर कट एक डाइवर्जेंस है। अगर तो रिसेशन आएगा तो दिक्कत है, लेकिन रिसेशन आएगा उससे पहले प्रीएम्प्ट करेंगे तो रेट कट आएगा, तो वो एक पॉजिटिव है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस समय खासतौर से लार्ज कैप आईटी को? तो अनुज जी, आईटी पे हम लोग ज्यादातर अंडरवेट रहे हैं पिछले 2-3 साल में। थोड़ा सा ना पोजीशन ऐड किया था 2 महीना पहले, पर अभी भी चेस नहीं कर रहे। और हम लोग की दिक्कत वही है कि ना ग्लोबल स्लो डाउन आएगा, स्पेशली यूएस में जब स्लो डाउन आएगा तो इनके जो नतीजे हैं, जो अर्निंग्स है, वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो वो डिसअपॉइंट करते रहेंगे। तो हालांकि ये अंडर परफॉर्म काफी कर चुके हैं, हिस्ट्री को देखें तो वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं रहे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐड कर रहे हैं, पर अभी भी है ना न्यूट्रलिस्ट टू अंडरवेट ही पोजीशन है हम लोग का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा समय का अभाव है आज, तो इस चर्चा को हम यहीं समेटेंगे। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते 31 जुलाई को मैं छुट्टी पर था, लेकिन सुशील केडिया जी चैनल पर आए थे और उन्होंने कहा था कि 25,500 पे आने से पहले निफ्टी एक बार 24,000 का लेवल दिखाएगा। और देखिए आज उनके आने से पहले पहले कल 23,900 भी हिट हो गया। तो एक बार पहले वो सुनते हैं बाइट जरा। निफ्टी हमने अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया है, वही आपको बताएंगे। 25,500 तक जाएगी, पर उसके पहले 24,100 आने का, 24,000 भी आने का भय है। अच्छा सुशील जी, वैसे इस चैनल के सबसे मतलब अच्छे दोस्त हैं और जो अपना बेस्ट व्यू है ना वो इसी चैनल के लिए रिजर्व रखते हैं। तो अगर आपको सुशील जी का व्यू सुनना है तो वो इसी चैनल पर सुनना चाहिए। सुशील जी गुड मॉर्निंग। कैसे कर लेते हैं आप ये? क्या क्या च्यवनप्राश खाकर वो बाइट वो उस समय व्यू दिया था पिछले हफ्ते, एक ही हफ्ते में आ गया वो? देखो अनुज, दो बातें हैं। लॉन्ग टर्म में तो बड़ा सिंपल है, मैं आज आपको अपना सीक्रेट शेयर कर देता हूँ। और ये मेरे गुरुओं ने सिखाया मुझे, बहुत मेहनत करके मुझे सिखाया, मैं मानने को तैयार नहीं था। मैं हर वक्त अपनी हर सांस में भगवान का नाम याद रखता हूँ। इससे मुझे मेरे अहंकार को पिघलाने में मदद मिलती है। और जिसका अहंकार कम हो जाएगा उसको डर नहीं लगेगा, उसको लोभ नहीं होगा। तो उस वक्त फिर चार्ट बात करती है, मैं बात नहीं करता हूँ। तो जो चार्ट कहती है वही मैं कर लेता हूँ, वही कह देता हूँ। और इंटेलिजेंस सबके पास है, पर ये लोगों की ईगो जो मिक्स हो जाती है ना, उनके इंटेलेक्ट को काम नहीं करने देती। और दूसरी बात अनुज, ये भी एक पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर अब बन गया। जब अनुज सिंघल छुट्टी पे जाए, बाजार को ठोक दो, और जिस दिन वो आए उसके पहले एक दिन बाजार को ले लो। अरे अब कल किसी ने ट्विटर पे लिख दिया, हमने ट्वीट डाला था, कल किसी ने लिख दिया इसमें बुरी तरह रॉन्ग हो जाओगे। तो यार लाइफ से तो रॉन्ग किसी भी चीज में हो सकते हैं, 90% चांस है, 100 किसी चीज का नहीं है। पर अनुज सिंघल जब भी छुट्टी पे जाता है, बाजार को ठोक दो, 10 में से 9 बार ये बात राइट होती है। नहीं नहीं सुशील जी, देखिए मेरे को आप प्लीज़ एक धरती पर ही रहने दीजिए, वही ठीक रहेगा मेरे लिए। अच्छा, अब आपका व्यू तो सही निकला कि 24,000 एक बार आएगा, 24,100। अब क्या वापस ऑल टाइम हाई पे जा रहा है मार्केट? देखिए, अब जब तक कोई नए पैटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो जो पैटर्न काम कर रहा है फिर उसके साथ होशियारी नहीं करनी है। ये देखिए, सिंपल है एनालिसिस। मैं इसको, अगर ये जो रिबाउंड कल से शुरू हो गया, और हमने कल ट्विटर पे डाल दिया था, हमारे सारे क्लाइंट शॉर्ट थे, सबने शॉर्ट काट ली, सबने दबा के लॉन्ग कर लिया, और ट्विटर पे हमने लिख दिया था ये। तो देखिए, ये अप ट्रेंड लाइन जो है, ये येलो वाली अप ट्रेंड, पीसीआर से अनुरोध है कृपया चार्ट दिखाएं। विश्लेषण करने वालों को विश्लेषण देना चाहिए, ओपिनियंस एडिटर का होता है। तो मैं तो अपनी एनालिसिस से दिखाना चाहूंगा। अगर अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं तो देखिए, ये जो अप ट्रेंड लाइन टूट गया निफ्टी का, ये एक तरह का टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न है।
और अब ये रीबाउंड होके खाली इसकी सपोर्ट लाइन को भी रीटेस्ट करेगा तो हम एक नए हाई तक, माफ कीजिएगा, पहुंच सकते हैं। तो मैं इस 25 300 400 की जो भी रिबाउंड आएगी, मैं इसको कहता हूं घटोत्कच अब वापस एक आखिरी बार आसमान में उड़ेगा, और 25 500 जाने के बाद अगला पड़ाव 21,000 तक हो सकता है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। और अब पूरे ग्लोबल मार्केट्स के जो रंग ढंग बन गए हैं, तो अब ये बात हास्यास्पद नहीं लगेगी, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक नया हाई जो निफ्टी पे भी आएगा बड़ा सिलेक्टिव होगा, और बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मजेदार असमंजस बना हुआ है। अगर मैं आपको चार्ट लगे हाथ दिखा पाऊं, देखिए बैंक निफ्टी ने ये डिक्लाइनिंग एंगुलर जो पैटर्न बनाया है, तो चांसेस ये कि शायद ये 52,000 के ऊपर न जाए, ऐसा इस वक्त भय लगता है। पर अगर 52 के ऊपर ये निकल गया तो फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार 55,000 की चाल दिखा। जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक और चीज़ इस पूरे आई थिंक बीते 2 हफ्ते में हुई, वो ये था क्रूड का कूल ऑफ, और उसको एक स्पेस ने हाथों हाथ लिया। मतलब हालांकि अभी मैं कुछ और सवाल पूछता, लेकिन पहले मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था। आपको याद होगा लास्ट वीक हम एशियन पेंट से बात कर रहे थे, क्रूड पे आपका व्यू, और ऐसे में एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इंडिगो, कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, इस थीम पे आप क्या कर रहे हैं? दो बातें हैं। देखिए वीरेंद्र, आपने इसमें एक्चुअली 3 सवाल एक साथ पूछ लिए। अगर क्रूड की चार्ट सामने दिख रही है, तो क्रूड में अब हमें एक बार वापस 84 का रिबाउंड दिखता है। 84 तक का पीसीआर से कहिए चार्ट दिखाए, बड़ी घातक चार्ट क्रूड में बन रही है। बहुत ही, मेरे को बंगला का एक वर्ड यूज करने दीजिए, मैं बंगाल से आता हूँ, सांघातिक चार्ट है ये डेंजरस चार्ट है बिल्कुल। अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं, आपको मैं जो क्रूड पे हमारी आउटलुक दूंगा, हो सकता है उससे लोग हंगामा मचा दे, ट्विटर पे हमारी हजामत कर दें लोग। मुझे लगता है एक आखिरी रिबाउंड 84 तक का आ रहा है क्रूड में, और उसके बाद संभव है, जिसको हम बाद में ट्रिगर करेंगे, कि 84 से घूमने के बाद करंटली जो लो लेवल्स है 72 के, उनको तोड़ देगा। तो क्रूड में हो सकता है 2020 में जिस तरह का कोलैप्स आया था, अनुज तब सीएनबीसी टीवी 18 पर होते थे, और $83 पे मैंने $25 की फोरकास्ट की थी। अनुज की एनक थोड़ी सी सरक गई थी, और जब $25 आए तो ट्विटर पे लोगों ने ट्रोल किया, तुमको थोड़े पता था कोरोना होने वाला है। भाई मुझे पता है ना, चार्ट बता रही है कि ऑयल इतना गिरेगा, मतलब संसार में कुछ बहुत बड़ा हड़कंप हंगामा मचने की तैयारी है, और सारे ग्लोबल चार्ट्स बता रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के मैसिव स्वीपिंग डाउन मूव में अब एशियन पेंट्स का भाव बढ़ जाएगा, क्रूड घटने से सारे समीकरण टूट जाएंगे। तो मैं सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के आंसर को रिजर्व रखना चाहता हूं। हो सकता है संसार में कोई इतनी बड़ी घातक बात आ जाए, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो बायोकेमिकल वॉरफेयर हो, फिजिकल वॉरफेयर हो, मुझे नहीं पता। क्रूड की चार्ट चीख रही है कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और शॉर्ट टर्म कोरिलेशंस विल ब्रेक डाउन व्हेन अ लॉन्ग टर्म केओस विल कम। तो मैं उस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर को फिलहाल रिजर्व रखना चाहता हूँ। 84 के ऊपर जाए बिना वापस 72 टूट जाए, तो क्रूड की चार्ट की थ्योरी के हिसाब से $12 संभव है। तो संभव होगा कि नहीं होगा, वो टुकड़े टुकड़े में खेलना पड़ेगा। तो सावधान रहने की सख्त जरूरत है। मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को कल ये एडवाइस दे दी, जितने हॉलीडेज लेने हैं, जितनी अपनी वाइफ को शॉपिंग करानी है, जितने मेडिटेशन कैंप्स करने कर लो, पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओके, अब आते हैं एक दो और दिग्गज स्टॉक्स पे। जो हमने निफ्टी पे इंडस्ट्रीज पे आपने बात करी, पुल बैक की कहानी, और जो क्लाइंट्स को कल शॉर्ट कवर करा के लॉन्ग करवाया सुशील जी। एक दो जो हैवी वेट्स हैं, जिन्होंने पिछले लगभग 10 दिन में काफ़ी लिक्विडेशन देखा है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस जुलाई, मतलब जो जुलाई चला गया, रिलायंस के लिए पेनफुल था। रिलायंस का करीब 3250 से हमने कल डाउन टिक ऑलमोस्ट 2859 तक का देखा। रिलायंस की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इस वक्त? देखिए इस वक्त बाजार के अंदर मैंने जो कहा ना कि बहुत सिलेक्टिव होकर काम करना है, इंडेक्स 25 500 आ जाए, हो सकता है बहुत से पोर्टफोलियो लॉस में रह जाएं। तो मुझे लगता है कि अब दो हाथी जो हैं, बल्कि सारे ही हाथी, बैंकों में एचडीएफसी बैंक नए हाई पे जाए, अडानी के सारे स्टॉक्स न्यू हाई पे चले जाए, सीरियस न्यू हाई पे, और अडानी के स्टॉक्स के साथ जुगलबंदी करे रिलायंस। ये है अभी तक की हमारी शॉपिंग लिस्ट। तो हमने दबा के लिया। ये रिलायंस की चार्ट पे आप देखो, एक अगला नया हाई इसको करीब करीब 3400 के आसपास, पौने 3400 तक लेके जा सकता है। पर पूरे बाजार में मुझे सिर्फ घटोत्कच वाली उड़ान दिख रही है, ये हनुमान जी की उड़ान नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से फिर
दो और पॉकेट्स, पहले तो आईटी और दूसरा मेटल्स। दोनों पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा मामला ग्लोबल का चल रहा है और ये दोनों सबसे ज़्यादा ग्लोबल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं। इनमें कोई पिक्स होंगी आपकी आईटी या फिर मेटल्स में, लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड? माफ कीजिएगा अनुज, स्टॉक मार्केट जो है ना संसार का सबसे कठिन बिजनेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुनाफा, सबसे बड़ा पैसा यहाँ बन सकता है। बेस्ट ऑफ द टैलेंट सारे संसार का हर क्षेत्र से निकल के यहाँ आ जाता है। तो यहाँ इंटेलिजेंट होना मिनिमम क्राइटेरिया है। सारे इंटेलिजेंट लोगों की लड़ाई के बाद, सारे इंटेलिजेंट लोगों के संघर्ष के बाद, उसके बाद का मक्खन जो निकलेगा वो काम का है। तो जब आईटी स्टॉक्स में बिग स्क्रीमिंग बाई आया और हम उस ट्रेन में चढ़ते चले गए, एक भी डिस्क्रिप्टिव पैरामीटर आईटी के फेवर में नहीं था। और अब वो फेवरेबल कुछ बातें हो रही, बस सारी आईटी की चार्ट्स पूरी हो चुकी है। कुछ में एग्जिट बन गए, जैसे इन्फोसिस में तो शॉर्ट सेल भी आ गया। एक एक करके हम आईटी के सारे स्टॉक से अब एग्जिट लेते चले जा रहे हैं, करीब करीब ले लिया है। और खाली एक स्पॉट और बचा है जो एफएमसीजी के स्टॉक से, उनमें अगले 10-15 दिन जो फाइनल और उछाल आना उसमें हम निकल लेंगे। मेटल्स में एक तगड़ा रिबाउंड बन रहा है। कॉपर के भाव से 24% गिर गया। जब हमने कॉपर पे बिग स्क्रीनिंग सेल निकाला था, बहुत पिटाई ट्विटर पे हुई थी और कन्विक्शन और बढ़ गया। अब सारे चुप हैं ट्विटर पे, वो भी एक इंडिकेटर है। कॉपर में एक बहुत बड़ा शॉर्ट स्क्वीज रैली आ रहा है। कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स में मुझे 12, 15, 17% तक की रिबाउंड दिखती है। हमारे क्लाइंट सब लॉन्ग है हिंदुस्तान कॉपर में। और एक रिबाउंड, ट्रेडिंग रिबाउंड बनता है मेटल के स्टॉक्स में। कुछ मुझे न्यू हाईज आते नहीं दिखते। न्यू हाई आते नहीं दिखते। न्यू हाई कहाँ पर आएंगे फिर आपके हिसाब से? अडानी, अंबानी, मीडिया के स्टॉक्स हो सकता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कमाल कर दे, उसका स्टॉक प्राइस हो सकता है जी भी कर दे, पीवीआर भी कर दे। पीवीआर न्यू हाई तो बहुत बड़ी बात होगी, 1700-1800 तक संभव है। वो उसकी नेगेटिव बैलेंस शीट तो 10 साल से 5 साल से लोग देख रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं देती है। फिर भी गया था ना पिछली बार भी 1800-1900 का भाव। हो सकता है इस बार 2100-2200 भी हो जाए। फिलहाल के लिए एक बार हम 1750-1700 की चाल जोड़ते हैं। तो मुझे आपके ग्रुप के दोनों स्टॉक्स में बड़ा धमाल होते दिखता है चार्ट के हिसाब से। जी को भी जो सारी दुनिया ने राइट ऑफ कर दिया, वो बहुत बड़ा बाउंस बैक आ सकता है। डबल भी हो जाएगा तो किसी टाइम अचानक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा मीडिया सेक्टर एक ऐसा है जिसको अभी हम यहाँ से साथ लेके चल सकते हैं। पर एक कमाल की बात है अनुज, केमिकल्स में सारे संसार में नेगेटिविटी थी। हमने चार्ट्स के दम पर बेफाम उनमें तेजी की, एक एक करके अब सबके रिजल्ट सुधरते जा रहे हैं। हमारा 6 महीने का जो केमिकल्स का व्यू था उसमें से 2 गुजरे हैं, 4 महीने अभी भी बाकी है। जीएनएफसी यहाँ से 50% ऊपर अगर बढ़ जाएगा, या बाकी के केमिकल स्टॉक्स में, मतलब इन्वेस्टमेंट थीम पर अभी भी 4-5 महीने के व्यू पे हम केमिकल्स के 100 शेयर बेचेंगे नहीं, एवरी डिप पे लेते जाएंगे। अच्छा, सुशील जी ने यहाँ पे बातों बातों में ही एक जिक्र कर दिया कि जिस कंपनी में अनुज कार्यरत हैं या मैं कार्यरत हूँ। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज़ ये सुशील जी की राय थी, उस स्टॉक पर प्लीज़ एक कोई भी जब आप व्यू लें, इन्वेस्टमेंट कॉल, निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। अच्छा सुशील जी, अगर आप पिछले 3 आई थिंक इवेंट्स को देखें, एक दिन जब इलेक्शन रिजल्ट आया, जब बाजार क्रैक हुआ, उसके बाद बजट का दिन, और एक कल तीसरा दिन था। इन तीनों इंस्टेंसेस पे एक चीज़ हुई, बाजार ने अपनी गियर शिफ्ट किया और तुरंत एफएमसीजी पे चला गया। अब उस दौर में हमने आईटीसी को चलते हुए देखा, टाटा कंज्यूमर को, डाबर को, मैरिको के साथ आज दूसरा इशू है। क्या इतने बड़े मूव के बाद जो एफएमसीजी ने जनरेट किया, अभी भी ये मूव परसिस्ट करेगा या फिर अब ग्रेजुअली अपने पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए? एक आखिरी बार इस चार्ट को दिखाए, मैं आपको जुबिलेंट के उदाहरण से एक बात कहता हूं। हम अक्सर जुबिलेंट की बातें 400, 450, 450 तक किया करते थे। इसकी 600 की चाल आनी है, चाल आ गई सामने। चार्ट को देखिए एक उदाहरण के तौर पे, और अब इसका मोमेंटम लैग कर रहा है। मोमेंटम बाजार की रानी है अगर भाव राजा है। राजा मोमेंटम के बिना, अपनी रानी के बिना ज्यादा दूर जा नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है इन स्टॉक्स में। ये जुबिलेंट फूडवर्क्स हो, मैरिको हो, हिंदुस्तान लीवर हो। हिंदुस्तान लीवर में हो सकता है 6-7-8% की और जगह। आईटीसी हो सकता है टॉप बना चुका है। तो इस भय के वातावरण में, इस जोन में एफएमसीजी वाज अ ह्यूज थंपिंग बाय। अब जब एफएमसीजी सबके लिए नो ब्रेनर हो गया है, तो ब्रेनी आदमी के लिए जहां भीड़ मचने लग गई, वहां से उठो, दूसरी जगह पैसा लगाओ। तो हम तो एफएमसीजी में सिर्फ एग्जिट्स की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने 100 शेयर एफएमसीजी के नए लेने नहीं। पिज्जा बहुत बढ़िया बन चुकी है, 450 की 600, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। इसको ज्यादा देर ओवन में रखोगे जल जाएगी, इसको खाओ पियो खत्म करो।
ओके, तो ये है एफएमसीजी की बात। जुबिलेंट पे बात मेरी कई बार हुई है। इस बीच निफ्टी लेके आई एक बार करीब 24,240, तो वो 24,300 350 की ट्रैजेक्टरी को फाइनली एज ऑफ नाउ नहीं पार कर पाया। एक बार बैंक निफ्टी भी स्क्रीन पे लेके आइएगा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, करीब 50 150 से रिट्रेस हो गया और निफ्टी आईटी भी अब कूल ऑफ होता हुआ। निफ्टी आईटी 39,400 से सीधे 39,114, सब्सटेंशियल यहाँ पे अगर आप देखें डिप था। अच्छा सुशील जी, 2 स्टॉक्स पे और राय चाहूँगा आपकी। ये LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स, ये 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आई थिंक पूरा CY24 का जो फर्स्ट हाफ था वो एंजॉय किया, बट अब बुरी तरीके से क्रैक हो रहे हैं। आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे क्या है? देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस की चार्ट आपको स्क्रीन पे देख लीजिए। हमने लगातार नीचे के भाव से लगातार तेजी की और यहाँ हमने पहले ही मार्किंग कर दी थी का टॉप बन चुका है और LIC हाउसिंग फाइनेंस अब 480 रुपये आएगा तो लेंगे। एक बार एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, थोड़ा रिबाउंड आ सकता है, एक साइक्लिकल टॉप बन चुका है। और कैनफिन होम्स पे हमने कभी ज्यादा काम नहीं किया, पर फिर भी मैं आपके सामने इसकी चार्ट अभी के अभी देख लेता हूं। हो सकता है कैनफिन होम्स में एक लास्ट आखिरी न्यू हाई की जगह अभी भी बची हो, आ सकता है। और ये अगर ट्रेडिंग का कोई बाई कॉल ले तो उसके लिए फिगर पॉइंट है कि इस ट्रेंड लाइन के, येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए। 850 के ऊपर है तो कैनफिन होम्स में एक आखिरी न्यू हाई की कोशिश की जा सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो खाली रिबाउंड है, हर रिबाउंड में उसको बेचो, शॉर्ट करो। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके बहुत बहुत साथ शुक्रिया। बात करके मज़ा आया। हर बार आता है, लेकिन आज थोड़ा आप ज़्यादा मूड में थे तो और ज़्यादा मज़ा आप आया। अच्छी छुट्टी लेके जब आते हो ना, मार्केट का भी मूड अच्छा हो जाता है, हमारा भी हो जाता है। बार बार छुट्टी लिया करो। अब इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती, लेकिन खैर बार बार छुट्टी मैं ले भी नहीं सकता, आपको पता है। एनीवे, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ Thank you जुड़ने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटते हैं, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है, हायर लेवल पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी है, लेकिन IT आज मार्केट को संभाले हुआ है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। नीरज जी आ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।